सरबराह JIT वाजिद ज़िया पर ख्वाजा हारिस की जरा नया प्रोसिक्यूटर का एतराज, कहा जो दस्तावेज अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं, इस पर जरा क्यों कर रहे हैं। अब्दुल्ला कायद अहली और तारिक शफी पार्टनर थे, प्रोफेशनल लाइसेंस तस्दीक शुदा है। एहतसाब अदालत में लजीजिया रेफरेंस की समाअत कल तक मुलतवी। लाहौर में प्री मानसून की बारिशों ने तबाही मचा दी, सड़कों पर पानी ही पानी, बिजली के मुतादिद फीडर स्ट्रिप, छतें गिरने और करंट लगने के वाकयात में 6 अफराद जाम बहक, 16 जख्मी। गलियां तालाब बन गई, नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल, सड़कों से पानी ना निकाला जा सका, बेशतर शाहराहों पर ट्रैफिक ना होने के बराबर। निगरान वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा, निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात भी वास्ता हुकाम के साथ अंडर पासेस गए, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर भी साथियों के साथ ट्रैफिक रवानी के लिए काम करते रहे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कराची रवाना, जाने से पहले लाहौर में बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा किया, बारिश के पानी में उतरने से खराब होते देखा तो जूते बदल लिए। कहते हैं लाहौर में तो इतना नुकसान हुआ है जिसे पूरा करने के लिए कतई रकम खर्च करना होगी। चौधरी परवेज इलाही की साबिक वज़ीर आला की कारकर्दगी पर तनकीद, कहते हैं शहबाज शरीफ ने तारीखी शहर लाहौर को डबनपुरा बना दिया है, नाकिस मंसूबाबंदी से लाहौर डूब गया, पहली बारिश ने ही ऑरेंज लाइन का पोल खोल दिया। पाकिस्तान जो है वो एक ऐसी सूरत हाल में आ गया है जहां बैरूनी कर्जों का दबाव इतना शदीद हो चुका है पाकिस्तान में कि जैसे मैं अक्सर अल्फाज इस्तेमाल करता हूं कि पाकिस्तान कर्ज के दलदल के अंदर धंस चुका है। इस वक्त सूरत हाल यह है कि पिछले 5 साल में हमारी मईशत एक इंतहाई खतरनाक सूरत हाल की तरफ गई है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर का PTI डिजिटल पॉलिसी का ऐलान, कहते हैं मुल्की तालीमी मयार आलमी मयार पर पूरा नहीं उतरता, मुल्क का माहाना खसारा $2 अरब है, 1.25 लाख नौजवान IT के शोबे में काम कर रहे हैं, नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करेंगे, 50,000 स्कॉलरशिप्स पर भी गौर कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं दबाव के तहत पंजाब और सिंध के लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, बीबी के बेटे को आसान रास्ता नहीं दिया जाएगा, मुल्क में 2 निजाम चल रहे हैं, एहतसाब जरूर करें लेकिन इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। खालिद मकबूल सदीकी ने बिलावल भुट्टो के इल्जाम की तरदीद कर दी, कहते हैं हम विकटें गिराने पर यकीन नहीं रखते, जो ख्वाहिश रखते हैं वो अपने जोरे बाजू से विकटें गिराएं। नैब को वो इदारे नजर नहीं आ रहे जिनमें पीपल्स पार्टी ने भर्तियां की। MQM पाकिस्तान के पुराने रहनुमा के जहन में अब भी पतंग की यादें बाकी, PSP रहनुमा डॉक्टर सगीर अहमद अपनी पुरानी पार्टी का इंतखाबी निशान ना भूल पाए, कॉर्नर मीटिंग में कारकुनों को पतंग पर मोहर लगाने का कह दिया, याद दिलाने पर माजरत कर ली। दोहरी शहरियत के हामिल PP 232 विहाड़ी से आजाद उम्मीदवार मोहम्मद अली लंगड़ियाल इलेक्शन से बाहर, सुप्रीम कोर्ट ने एपीलेट ट्राइब्यूनल का फैसला बरकरार रखा, चीफ जस्टिस कहते हैं अगली बार इंतखाबात में हिस्सा लेना, इस बार आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ऐसे लोगों को इंतखाबात लड़ने की इजाजत नहीं दे सकते, सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सेनेटर यास्मीन शाह को नाअहल करार दे दिया, सिंध के इलाके में बदीन से ताल्लुक रखने वाले यास्मीन शाह इलेक्शन से आउट, यास्मीन शाह के खिलाफ जाली डिग्री रखने के इल्जाम पर आईनी दरख्वास्त डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने दायर की थी।
بلوچستان ہائی کورٹ نے جعلی ڈگری کیس میں تحریک انصاف کے صوبائی صدر سردار یار محمد رند کو نااہل قرار دے دیا۔ سابق صوبائی وزیر فائق جمالی اور بہرام اچکزئی بھی جعلی ڈگری پر نااہل قرار۔ جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس نذیر لانگو پر مشتمل بینچ نے کیس کے فیصلے سنائے۔ کیپٹل ٹی وی لایا سب سے بڑی الیکشن ٹرانسمیشن فیصلہ حق آپ کا۔ آج آپ کو دکھائیں گے NA 131 لاہور کی تازہ ترین صورتحال۔ حلقے میں کس کا پلڑا ہے بھاری؟ عمران خان یا خواجہ سعد رفیق کون ہوگا حاوی؟ آج رات 10:03 پر قوم ملک سلطنت کے لیے پیر سے جمعرات تک روزانہ نیا حلقہ نئی رائے۔ ملک میں بڑھتی ہوئی آبادی کے خلاف کیس کی سماعت۔ وفاق سمیت تمام صوبوں اور فریقین سے 15 دن میں آبادی پر قابو پانے کے لیے پالیسی طلب۔ سپریم کورٹ نے آبادی کے کنٹرول کے یونیفارم کے لیے پالیسی بنانے کے لیے 2 الگ الگ کمیٹیاں بنا دی۔ کس چکر میں پڑ گئے ہیں کہ بچے کم پیدا کرنا اسلام کے خلاف ہے؟ چیف جسٹس کے ریمارکس۔ زلفی بخاری کا نام بلیک لسٹ میں ڈالنے کا معاملہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ایک کال پر چیزیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں۔ نام بلیک لسٹ میں ڈال ہی دیا گیا تھا تو ایک کال پر کس طرح نکالا گیا؟ جسٹس عامر فاروق کے ریمارکس۔ گن اینڈ کنٹری کلب کا موجودہ ایڈمنسٹریٹر کہاں ہے؟ چیف جسٹس کا استفسار۔ کہا پرویز مشرف کو دنیا میں کھوکھا الاٹ کرنے کی اجازت نہیں۔ کیا کسی کے باپ کی جاگیر ہے؟ پرویز مشرف آ کر غیر قانونی اقدامات کی وضاحت کریں، کیٹ والوں کو بلوائیں گیا ہے۔ اور 6 جولائی کی تاریخ فیصلہ سنانے کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ جج احتساب عدالت محمد بشیر کے یہ ریمارکس تھے۔ اور امجد پرویز نے کہا کہ واجب سیاق کے شواہد سنی سنائی باتیں ہو سکتی ہیں، اور زبانی باتیں ہی نہیں دستاویزات بھی سنی سنائی ہو سکتی ہیں۔ یہ کہنا تھا وکیل امجد پرویز کا۔ امجد پرویز کی جانب سے ممبئی کی جسٹس بھاگوئی کے فیصلے کا حوالہ بھی دیا گیا۔ جسٹس بھاگوئی نے ایک دستاویزات کو سنی سنائی دستاویزات قرار دے دیا تھا۔ یہ کہنا تھا امجد پرویز کا اپنے دلائل میں سارے ہی بھارتی فیصلے لے آئے ہیں۔ جج احتساب عدالت نے کہا آخر میں پاکستانی فیصلے بھی پیش کروں گا۔ وکیل امجد پرویز کا جواباً یہ کہنا تھا، اور امجد پرویز نے اپنے دلائل جاری رکھتے ہوئے یہ کہا کہ دستاویزات کا ثابت ہونا الگ بات ہے، دستاویزات کے متن کا درست ثابت ہونا ایک الگ بات ہے۔ امجد پرویز نے کہا قانون کے مطابق بہترین شواہد فراہم کرنا ضروری ہے، اور ملزمان کے حق میں جانے والی دستاویزات کو JIT نے رپورٹ میں شامل ہی نہیں کیا۔ یہ کہنا تھا وکیل امجد پرویز کا ان دستاویزات کو شامل نہ کرنے کی وجہ بھی نہیں بتائی گئی۔ امجد پرویز نے یہ کہا۔ امبرین علی نمائندہ کیپٹل ٹی وی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اپڈیٹس لیں گے۔ امبرین، اہم کیس جس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، آج کی سماعت کے حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، اسلام آباد کی احتساب عدالت نے آج سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے بچوں کے خلاف 1 ریفرنس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، جس کے مریم نواز کے وکیل امجد پرویز کے حتمی دلائل مکمل ہونے پر آج فیصلہ محفوظ کیا گیا۔ جبکہ آج آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ 9 مہینے اور 10 دن بعد سماعت کے بعد فیصلہ آج محفوظ کیا گیا۔ فیصلے کی تاریخ کے حوالے سے بھی بتایا گیا کہ 6 جولائی کو باقاعدہ طور پر فیصلہ جو ہے وہ سنایا جائے گا۔ تاہم عدالت نے ملزمان کو اپنی حاضری یقینی بنانے کا بھی کہا ہے، جس کے ریفرنس میں نواز شریف، مریم نواز، حسن اور حسین نواز کے ساتھ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر بھی ملزم نامزد ہے۔ تاہم عدالت نے عدم حاضری کی بنا پر حسن نواز اور حسین نواز کو اشتہاری قرار دیا تھا، جبکہ نیب کی طرف سے نواز شریف اور بچوں کے خلاف 8 ستمبر 2017 کو عبوری ریفرنس دائر کیا گیا۔ تاہم مزید شواہد سامنے آنے پر نیب نے 22 جنوری کو ضمنی ریفرنس دائر کیا۔ تاہم A1B ریفرنس میں مجموعی طور پر 18 گواہوں کے بیانات بھی قلم بند کیے گئے، جبکہ گواہوں میں پاناما JIT کے سربراہ واجد ضیاء بھی شامل تھے۔ جبکہ 19 اکتوبر 2017 کو مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر پر براہ راست فرد جماعت کی گئی تھی، جبکہ نواز شریف کی عدم موجودگی کی بنا پر ان کے نمائندے ظافر خان کے ذریعے فرد جماعت کی گئی۔ 26 ستمبر کو نواز شریف پہلی بار احتساب عدالت کے روبرو پیش ہوئے تھے، جبکہ مریم نواز پہلی بار 9 اکتوبر کو احتساب عدالت کے روبرو پیش ہوئی۔ تاہم آج ہونے والی سماعت میں وکیل امجد پرویز
फरवेज की जानिब से हतमी दलाइल मुकम्मल किए गए, जिसके बाद अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने ये फैसला सुनाया है कि 6 जुलाई को बाकायदा तौर पर A1P रेफरेंस का फैसला सुनाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया अंबरीन, आपने हमें अपडेट किया। इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एंकर पर्सन कैपिटल टीवी मारूख फहद कुरैशी। मारूख, बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का बड़ा केस जिसकी तमाम कार्रवाई के हवाले से हम अपने नाज़रीन को लम्हा बलम्हा अपडेट्स देते रहे हैं, अब इस बड़े केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। क्या आपकी राय है, क्योंकि आपने भी लम्हा बलम्हा इस हवाले से प्रोग्राम्स भी किए हैं, तज्ज़िये भी दिए हैं, आप क्या समझते हैं क्या फैसला मुतवक्के है? देखिए, वैसे तो जुम्मे का दिन जो है वो नवाज शरीफ साहब के लिए कभी भी सूदमंद नहीं रहा है, ना शरीफ खानदान के लिए। और हमेशा हमने देखा कि जब भी जुम्मे को अदालत से कोई बड़ा फैसला आया तो वो नून लीग के, नवाज शरीफ के, शरीफ खानदान के खिलाफ ही गया है। लिहाजा एक आम तासुर आम राय तो यही बन रही है कि शायद फैसला इनके खिलाफ ही आए, क्योंकि अगर हम केस को देखें तो जितना लंबा ये केस चला है, अप्रैल में इस केस का आगाज हुआ और अब हम देख रहे हैं कि इतना अरसा हो गया और उसके तकरीबन 10 माह ये केस जो है वो लगभग चला है। तो आप ये देखिए कि इसमें जितने भी गवाहान जो पेश किए गए हैं वो तमाम तर इस्तगासा की जानिब से पेश किए गए हैं, जिसमें JIT के जो हेड वाजिद ज़िया हैं वो खुद भी शामिल हैं। अब ये एक हैरान कुन अमर है कि जो डिफेंस है, जो दिफा कर रहे हैं शरीफ खानदान, शरीफ फैमिली, उन्होंने अपने हक में एक भी गवाह पेश नहीं किया है। अब सिर्फ इसी पॉइंट को अगर उठा लें तो फिर आप कैसे ये कह सकते हैं कि ये फैसला उनके हक में आएगा? चांसेस ज्यादातर तो यही बन रहे हैं कि फैसला जो है उनके खिलाफ आएगा। और नवाज शरीफ साहब गालिबन ये सिचुएशन जो है वो ऑलरेडी भांप भी चुके हैं। अगर आप उनके हालिया बयानात भी उठाएं तो उन बयानात की रोशनी में भी ये तज्जिया किया जा सकता है कि नवाज शरीफ साहब को पता है कि तमाम तर अदालतें उनके खिलाफ फैसले सादिर कर रही हैं, लेकिन वो कौम को ये नहीं बता रहे कि भाई आपसे एक छोटा सा सवाल किया गया था कि जो भी आपकी मनी ट्रेल है, जिस बारे आपने कहा था कि हुजूर ये है वो जराए, तो हुजूर वाला वो जराए आप यहाँ पर भी बता देते। खुद इनके जो बयानात में कॉन्ट्रडिक्शन है, फिर जो फोर्ज डॉक्यूमेंट पेश किए गए हैं, फिर जो सुनी सुनाई बातें, और हमने देखा कि जैसे मैंने पहले भी अभी कहा कि एक गवाह भी अपने हक में पेश ना किए जाना, ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जो डेफिनेटली बहुत डैमेजिंग है नून लीग के लिए। उनके खिलाफ ये फैसला जो है वो आ सकता है। हम देखना ये है कि किस तरीके से अब कंसिडर करती है अदालत इन तमाम चीजों को और क्या फैसला जो है वो सुनाती है। लेकिन भर कैप जुम्मे का दिन नून लीग के लिए हमेशा जो है वो कयामत खेज रहा है और इस दफा भी मैं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद फैसला खिलाफ ही उनकी आएगा। आज एक अपने प्रोग्राम में इनफैक्ट मैं एक मुल्क की नामवर ब्रोकरेज हाउस की जो रिपोर्ट है वो भी हम डिस्कस करेंगे। वो ब्रोकरेज रिपोर्ट जो है वो मुल्की सरमायाकारों के नाम एक नोट की हैसियत होती है। उसमें ऑलरेडी जो एक प्रेडिक्शन सेट की जा रही है, एक पेश गोई जो की जा रही है और तमाम तर एनालिसिस की रोशनी में यही तज्जिया सादिर किया जा रहा है कि 75% इम्कान इस बात का है कि आने वाली हुकूमत जो है वो तहरीक इंसाफ की होगी और तहरीक इंसाफ इंडिपेंडेंस को अपने साथ मिलाकर और दीगर जमातों को साथ मिलाकर हुकूमत करेगी। नून लीग के जो कामयाबी के चांसेस है वो काफी मासूम है, 25%। अब देखिए अगर ये फैसला जुम्मे को आ जाता है तो नून लीग तो यही कहेगी कि देखिए हमारे खिलाफ जो है एक और फैसला आ गया है, और वो ये भी कहेंगे कि हमारा जो बयानिया था कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा या हमें सियासी इंतकाम का जो है वो निशाना बनाया जा रहा है, वो अपने बयानिए को इस हवाले से जो है वो परवान भी चढ़ाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ नून लीग अब देखिए कि इस फैसले के आने से पहले ही उनकी पोजीशन कितनी वीक है। 25% चांस है उनकी फतह के। जो एक आम तासुर तज्जिया डेवलप हो रहा है, जो पोस्टर्स जो हैं वो अपनी राय दे रहे हैं, जो सर्वेज जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं उसमें 25% इम्कान नून लीग के इस वक्त जीतने का जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि इंडिपेंडेंट्स और दीगर जमातें कहा जा रहा है दूसरा रुख जो है वो करेंगी। अब इस सूरत हाल में इस फैसले के बाद नवाज शरीफ साहब ये कंसिडर नहीं करेंगे कि वो ऑलरेडी अनपॉपुलर हो गए थे, बल्कि वो ये कहेंगे कि जी ये फैसला आ गया, इसके बाद वो अपने लिए हमदर्दी का वोट जनरेट करने की कोशिश करेंगे। अहम चीज ये नहीं है कि फैसला क्या आता है, अहम चीज ये कि फैसले अगर खिलाफ आते तो उसके नतीजे में सजा क्या होती है। अगर तो नवाज शरीफ साहब जेल जाते हैं या शरीफ खानदान के दीगर फैमिली मेंबर जो हैं वो जेल जाते हैं, तो तब तो ये काफी बड़ी मूवमेंट इसको बनाएंगे और ये कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से हमने देखा 2000 जो हमारा 8 के इंतखाबात थे उसमें हमने देखा कि मोहतरमा की शहादत के बाद किस तरीके से एक हमदर्दी की वेव जो है वो जनरेट हुई, और आमतौर पर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसके चांसेस नहीं लग रहे थे जीतने के, वो किस तरीके से उनके हक में फैसला है। और नवाज शरीफ साहब भी चाहेंगे कि सिचुएशन को वो अपने हक में कैश करा के किसी तरीके से अवाम की हमदर्दी हासिल करके सियासत में अमली मैदान में दोबारा आने की वो कोशिश जरूर करेंगे। लिहाजा नून लेकिन अब देखते हैं कि ऐसा हो पाता है या नहीं। बहुत शुक्रिया मारूख फहद कुरैशी, आपने अपना तज्जिया दिया। जुम्मे
کا دن اور ایک اور اہم فیصلے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ جمعے کے روز عدالتوں نے اہم کیسز کے فیصلے سنائے ہیں، جس میں 28 جولائی 2017 کو نواز شریف کی نااہلی کا فیصلہ آیا تھا اور جمعے ہی کا دن تھا جب 13 اپریل کو 62(1)(f) کی تشریح کا فیصلہ آیا تھا، اور 15 دسمبر کو بھی جمعے ہی کا دن تھا جب عمران خان اہل اور جہانگیر ترین نااہل قرار پائے تھے، اور اس کے علاوہ 3 نومبر 2009 کی ایمرجنسی کو غیر آئینی قرار دیا تھا عدالت نے، تب بھی جمعے ہی کا دن تھا۔